नमस्कार सभी को। वेलकम टू सृष्टि आईएएस। मार्च लगभग एंड होने को है और 25 मई को आप लोगों का आईएएस प्री का एग्ज़ाम है। लगभग 2 महीने शेष बचे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आईएएस प्री के एग्ज़ाम में सीसेट का पेपर अधिकांश स्टूडेंट्स को हर्डल बना रहता है और सीसेट की भी बात की जाए तो उसमें मैथ्स का सेक्शन स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशान करता है। मैथ्स में नंबर सिस्टम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगते हैं और स्टूडेंट्स को ही काफ़ी परेशान करते हैं। इन्हीं में से आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीसेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीसेट में इससे हर साल लगातार अच्छी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। अगर हम 2024 को छोड़ दें तो 2024 के अलावा 2023, 2022, 2021 और इससे पहले हर साल लगातार अच्छी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इसे छोड़ देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ये टॉपिक टफ लगता है। वो सोचते हैं कि हम इसे कर नहीं पाएंगे, इसमें मेहनत वो नहीं करना चाहते हैं इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ा जाए, इसके सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए तो इस टॉपिक में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप इसमें अपनी पकड़ बना सकते हैं। मैं यूट्यूब पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सभी लेक्चर A to Z अपलोड करूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर मेरे सभी लेक्चर आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाते हैं तो आप लोगों को फिर कहीं किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसमें अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहले हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन दोनों शब्दों का अर्थ समझेंगे, इन शब्दों का मतलब समझेंगे, आखिर इनका मतलब होता क्या है। तो परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय या क्रम परिवर्तन। परमुटेशन का यूज हम कहाँ करेंगे? परमुटेशन का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ अरेंजमेंट करना हो, अरेंज करना हो। कैसे, वो आगे बताऊंगा। तो परमुटेशन का यूज होगा अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट जहाँ करना होगा वहाँ परम्यूटेशन का यूज करेंगे। अब कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब है संचय करना, संचय, समूह या संयोजन। अब कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ सिलेक्शन करना होगा, जहाँ सिलेक्शन करना होगा वहाँ कॉम्बिनेशन का हम यूज करेंगे। तो ये तो हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें फैक्टोरियल को जानना चाहिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो हमें समझना चाहिए। तो आइए फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन, अगर फैक्टोरियल एन की बात करें तो फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस थ्री एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 45 तो फैक्टोरियल 45 का जो एक्सपेंशन होगा वो होगा फैक्टोरियल 45 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 43 मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का यूज करना आप सीखे होंगे।
कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन बचे। हालांकि आईएएस में पर्याप्त टाइम होता है, सभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर होता है सीसेट पेपर का, इसलिए टाइम पर्याप्त होता है, जरूरत होती है क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। आइए फैक्टोरियल जीरो, पहले है फैक्टोरियल जीरो, तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी होती है 1। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2, तो वैल्यू हमें मिली 3 दूना 6, 3 2 जा 6। इसी प्रकार से अगर हम कहें फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 24। इसी प्रकार से फैक्टोरियल 5, ये हमें मिलेगा 24 इंटू 5 120। फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाइड बाई 120 720। फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाइड बाई 72 5040। फैक्टोरियल 8 40320। ये कुछ फैक्टोरियल है जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इन्हीं का ही यूज होता है, बहुत बड़े फैक्टोरियल का यूज नहीं होता है, इसलिए याद रहनी चाहिए। तो अब आप फैक्टोरियल का मतलब समझ गए होंगे। अब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आगे बढ़ते हैं। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को मैं क्वेश्चन के साथ थ्योरी समझाता जाता हूं। यहां पर मैंने कहा कि दो व्यक्ति है A1 और A2, इन दोनों व्यक्तियों को कितने अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। तो पहले तो आप लोग ये बात समझिए कि A1 A2 ये दो व्यक्ति हैं, तो ये A1 A2 दो व्यक्तियों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो व्यक्ति हैं A1 A2 और इनका कॉम्बिनेशन है। अब इन दो व्यक्तियों को कितने अलग अलग प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो पहला तो हम देखेंगे कि A1 A2 है ही, इस तरीके से अरेंज ना करके हम इनको A2 और A1 इस प्रकार से भी अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीके नहीं है। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो स्थान हैं, इन दोनों स्थानों में से इन दो व्यक्तियों को बिठाना है, उसके तरीके कितने होंगे। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान में A1 A2 दोनों में से किसी को भी बिठा सकते हैं, तो पहले स्थान पर बिठाने के तरीके होंगे दो। और आए तो देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, इस बात को समझिएगा, धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब पहले स्थान पर दोनों में से किसी एक को बैठा दिया गया है, तो दूसरे स्थान पर बैठाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति बचा, तो दूसरे स्थान पर बैठाने के तरीके होंगे एक। और देखिए ये हमें क्या मिला, 2 इंटू 1 बराबर फैक्टोरियल 2। समझते जाइएगा अच्छे से जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब मैंने कहा कि तीन व्यक्ति हैं A1 A2 A3, इन तीन व्यक्तियों को कितने अलग अलग प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, कितने अलग अलग प्रकार से बिठाया जा सकता है। तो यहां पर ये तो क्या है, A1 A2 A3, ये इन तीन व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन है। अब आप एक बात समझ भी रहे होंगे कि कॉम्बिनेशन हमेशा कम होते हैं, जबकि परमुटेशन यानी कि क्रमचय वो ज्यादा होते हैं संख्या में। ठीक, अब देखिए कॉम्बिनेशन यहाँ पर A1 A2 A3, इन तीनों व्यक्तियों का केवल एक ही कॉम्बिनेशन है, A1 A2 A3, यानी कि तीन व्यक्तियों का समूह। कॉम्बिनेशन में क्रम इंपॉर्टेंसी नहीं रखती है, ऑर्डर इंपॉर्टेंसी नहीं रखती है, केवल उनका होना इंपॉर्टेंसी रखती है, यानी कि ये A1 A2 और A3 तीन व्यक्तियों का समूह है। किस क्रम में बैठे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम परमुटेशन की बात करेंगे, इनको अरेंज करना है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये किस क्रम में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर इनके क्रमचय कितने बनेंगे। पहला तो है ही A1 A2 A3, ये इस क्रम में बैठे हैं। हम इनको ऐसे भी रख सकते हैं, A1 A3 यहाँ पे आ गया और A2 यहाँ चला गया। हम इनको कर सकते हैं A2 A1 एंड A3, या A2
A3 एंड A1। इसी प्रकार से A3, A1, A2 और A3, A2, A। टोटल मिला के 6 तरीके हमें से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि उन 6 तरीके से हम इन 3 व्यक्तियों को अरेंज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से समझिए, क्योंकि 3 व्यक्ति तो टोटल मिला के 3 स्थान हैं। इन 3 स्थानों पर इन 3 व्यक्तियों को अरेंज करना है। तो पहले स्थान पर तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति आ सकता है। तो पहले स्थान पर बैठाने के तरीके 3। अब इन तीनों में से एक व्यक्ति तो यहाँ पर बैठ गया, अब बाकी बचे 2। तो दूसरे स्थान पर बाकी बचे 2 में से बैठाने के तरीके कितने होंगे? 2। अब बचा एक व्यक्ति, तो तीसरे स्थान पर बैठाने के तरीके 1। अब इसको समझिए अच्छे से, पहले स्थान पर बैठाने के तरीके 3 और दूसरे स्थान पर बैठाने के तरीके 2 और तीसरे स्थान पर बैठाने के तरीके 1। ये आया हमारा फैक्टोरियल 3। इसको अच्छे से समझते भी रहिए कि देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आया है, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 आया है। 3 व्यक्ति थे और तीनों में से तीनों को ही लेकर अरेंज करना था। 2 व्यक्ति थे और दोनों में से दोनों को ही लेकर अरेंज करना था। ठीक, फिर अभी आगे बताता हूं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। 5 संख्या हमने ली, 5 अंक हमने लिए, 2, 3, 5, 7 और 9। ये 5 अंक हैं। इन 5 अंकों से कितनी अलग अलग प्रकार की संख्याएं बन सकती है, ये एक मेरा क्वेश्चन है। ये मैं लिख देता हूं पूरा, 2, 3, 5, 7, 9 अंकों से कितनी अलग अलग प्रकार की संख्याएं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि यदि अब मैं यहां पर 2 अलग अलग कंडीशन ले रहा हूं। एक कंडीशन तो ये ले रहा हूं, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखिए यहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं, टोटल 5 अंक हैं और पांचों के पांचों डिजिट को यूज करना है, तो टोटल 5 स्थान हुए। 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 स्थान हुए। अब पहले स्थान पर इन पांचों में से किसी भी एक संख्या को लिया जा सकता है। अब पहले स्थान पर पांचों में से एक संख्या तो आ गई, अब बाकी बची 4 संख्याएं। तो दूसरे स्थान पर इन चारों में से, बाकी बची चारों में से किसी एक को लिया जा सकता है। अब बाकी बची 3, तो तीसरे स्थान पर तीनों में से कोई एक। बाकी बची 2, तो चौथे स्थान पर दोनों में से कोई एक और लास्ट स्थान पर केवल एक ही तरीका होगा। तो पहले स्थान पर बैठाने के तरीके 5 और दूसरे स्थान पर बैठाने के तरीके 4 और तीसरे स्थान पर बैठाने के तरीके 3 और वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर बैठाने के तरीके 2 और लास्ट स्थान पर बैठाने के तरीके 1। तो ये हमें मिला फैक्टोरियल 5। तो पांचों में से पांचों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5। अब दूसरी कंडीशन क्या सकती है? रिपीटेशन अलाउड। इफ रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर टोटल तरीके कितने हैं देखते हैं। तो टोटल तो वही रहेंगे 5 स्थान, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहां पर रिपीटेशन अलाउड है। देखिए संख्या तो हमारी ऐसी भी होती है ना, जैसे कि हमने 2 डिजिट लिया तो 2 डिजिट से ये संख्या बन सकती है ना, 2, 2, 2, 2, 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 को हम 5 बार ले सकते हैं। तो जब रिपीटेशन अलाउड है
तो पहले स्थान पर पांचों में से कोई भी संख्या आ सकती है, दूसरे स्थान पर भी पांचों में से कोई भी संख्या आ सकती है, तीसरे स्थान पर भी पांचों में से कोई भी संख्या आ सकती है, चौथे स्थान पर भी पांचों में से कोई भी संख्या आ सकती है, और पांचवें स्थान पर भी पांचों में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो ये हमें मिला 5⁴। अब बात कुछ कुछ या बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आई होगी, जैसा मैं समझ रहा हूं। अब यहां पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इस कॉन्सेप्ट को आप एक भाषा का रूप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? ठीक, आइए। n विभिन्न वस्तुओं में से, n विभिन्न वस्तुओं में से सभी को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचिह्नों की संख्या यदि यदि अब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे? फैक्टोरियल n। और रिपीटेशन अलाउड रिपीटेशन अलाउड, तब हमें यहाँ मिलेगा n⁴। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मैंने लिया, छह संख्याएं 9, 8, 6 अंक, 6 संख्या नहीं 6 अंक 9, 8, 7, 5, 3, 2 एंड 4, ये 6 डिजिट है। इन 6 डिजिट से बनने वाली संख्याएं कितनी होंगी, यदि इन 6 डिजिट से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, जिसमें पहली कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब फैक्टोरियल 6। और दूसरा रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन यानी कि 6⁴। अच्छे से देख लीजिए, जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेता हूं। डिजिट, टोटल मैंने 5 डिजिट लिए, कोई से भी 5 डिजिट ले लेता हूं मैं। 2, 4, 6, 7, 9। इन 5 अंकों से इन 5, दो लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन। 2, 4, 6, 7, 9 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं
बनाई जा सकती है यदि, वही यदि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखिए यहां पर टोटल मिला के 5 अंक है और 5 से 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो टोटल 3 स्थान हमारे पास होंगे। टोटल 3 स्थान है, 1 2 और 3। स्थान 3 है और संख्या अंक हमारे पास 5 है, तो पहले स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं? 5 अंक आ सकते हैं। दूसरे स्थान पर 4 अंक और तीसरे स्थान पर 3। पहले स्थान पर 5 और दूसरे स्थान पर 4 और तीसरे स्थान पर 3, तो 5 चौक 20 या 60, टोटल मिला के 60 संख्याएं बनेंगी इन पांचों से 3 अंकों की। अब हमें फॉर्मूला भी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि जब हमने 2 और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये क्या मिला? यहाँ पर ये हमें मिला, इसे तो हम कहेंगे फैक्टोरियल 5, और ये हमें मिल रहा है फैक्टोरियल 5 नहीं 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये हमें मिलेगा 5 माइनस 3 का 5 माइनस 3 2, तो फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 क्या होता है? फैक्टोरियल 2। ये हो गया 5, ये इसी को हम कहते हैं 5p ओ 5p3। 5 में से 3 अंकों को लेकर उनको व्यवस्थित करने का तरीका 5p3। अगर हम इसको कहें कि टोटल n अंक है या n व्यक्ति है, उनमें से 3 अंकों को लेकर संख्या बनाई जानी है, तब हो जाएगा ये, या n अंक और n अंक में से 3 अंक या r अंकों को लेकर संख्या बनानी है, तभी हमारा क्या हो जाएगा? NPR। ठीक, समझिए अभी इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूं रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड तो पहले स्थान पर बिठाने के तरीके, या पहले स्थान पर पांचों में से, टोटल 5 है, 5 में से कोई भी अंक आ सकता है, और दूसरे स्थान पर पांचों में से कोई अंक आ सकता है, और तीसरे स्थान पर भी पांचों में से कोई अंक आ सकता है। तो ये हुआ 5 की पावर 3। इतनी बात अब आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर इसको हम भाषा का रूप कैसे देंगे। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके। ठीक, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर क्रमचय बनाने के तरीके, यदि पहला हमारा है रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड यानी कि
हो जाएगा NPR। दूसरा है रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड, तो ये हो जाएगा N⁻R। तो यहाँ पर हुआ n भिन्न वस्तुओं में से R वस्तु को लेकर क्रमचय बनाने के तरीके यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो NPR। इस NPR का मतलब हुआ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R। और ये यदि रिपीटेशन अलाउड है तो N⁻R। ये दो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको क्रमचय से रिलेटेड बताए। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं और समझते हैं विद क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं दिल्ली से आगरा जाने के 3 रास्ते हैं। 1 2। तो ये दिल्ली से आगरा जाने के 3 रास्ते हैं और आगरा से जयपुर जाने के 5 रास्ते हैं। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और ये 5, और ये हुआ 1 2 3। ये टोटल हमारे पास दिल्ली से आगरा जाने के रास्ते हैं और ये आगरा से जयपुर जाने के रास्ते हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि दिल्ली से जयपुर जाने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कि दिल्ली से जयपुर जाने के टोटल कितने तरीके होंगे, ये हमें बताना है। यहां पर आप लोग ये देखिए कि दिल्ली से अगर हम आगरा जा रहे हैं तो दिल्ली से आगरा जाना के 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्ते को आगरा से जयपुर जाने के ये 5 रास्ते प्रभावित नहीं कर रहे हैं, इनका अपना रास्ता है। दिल्ली से आगरा के 3 रास्ते इन 5 रास्ते से प्रभावित नहीं हो रही। यहाँ चाहे जितने भी रास्ते हो, आगरा से जयपुर जाने के 6 हो 10 हो कितने भी हो, लेकिन अगर दिल्ली से आगरा के जो 3 रास्ते हैं वो 3 ही हैं, ये इससे प्रभावित नहीं हो रहे। यानी कि दिल्ली से आगरा जाना ये जो घटना है वो एक स्वतंत्र घटना है। इसी प्रकार आगरा से जयपुर जाना, ये जो 5 रास्ते हैं ये इनसे प्रभावित नहीं हो रहे। आगरा से जयपुर जाने की भी एक स्वतंत्र घटना है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है। लेकिन अब क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो इन दोनों घटनाओं को एक साथ मिलाकर पूछा जा रहा है कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली से जयपुर जाया जाएगा तो दिल्ली से आगरा भी जाएंगे और आगरा से जयपुर भी जाएंगे, क्योंकि यही रूट है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि टोटल कितने तरीके हो सकते हैं। मैंने ये कहा कि दिल्ली से आगरा, माना वो पहले रूट से गया, दिल्ली से आगरा वो गया अपने पहले रूट से, यानी किसने फर्स्ट रूट अपना यूज किया। दिल्ली से आगरा तो वो पहले रूट का इस्तेमाल करके आ गया। अब आगरा से जो जयपुर जाने के उसके तरीके होंगे तो वो पहले रूट का भी इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे रूट का भी इस्तेमाल कर सकता है, तीसरे रूट का भी इस्तेमाल कर सकता है, फोर्थ रूट का भी और फिफ्थ रूट का भी। यानी कि दिल्ली से आगरा जब पहले रूट से गया तो यहाँ पर आगरा से जयपुर जाने के उसके पास टोटल 5 रूट होंगे। रूट 1, रूट 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ के टोटल मिला के 5 रूट। इसी प्रकार मैं ये कहूँ कि अगर वो दूसरे रूट से आगरा जाता है तो दूसरे रूट से जब आगरा गया, अब आगरा से जब जयपुर गया तो यहाँ भी इसके पास टोटल मिला के कितने रूट होंगे? 5 रूट होंगे। रूट 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि टोटल मिला के 5। इसी प्रकार अगर वो दिल्ली से आगरा रूट 3 से जाता है उसके बाद आगरा से जयपुर जाने के फिर 5 रूट होंगे। तो 3 थर्ड रूट से गया, उसके बाद 1 2 3 4 5, पांचों में से किसी भी रूट से वो जयपुर जा सकता है। इस प्रकार उसके पास टोटल मिला के कितने रूट हुए? 15 रूट हुए। कुछ बात समझ में आई होगी। अब देखिए, इसको हम एक फॉर्मूले के रूप से देकर
अगर सोल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला तो बाद में बताऊंगा, भाषा की फॉर्मूला पहले आप इसे समझिए। दिल्ली से आगरा जाने के टोटल 3 रास्ते हैं, आगरा से जयपुर जाने के टोटल 5 रास्ते हैं। अब देखिए 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, दिल्ली से आगरा और आगरा से जयपुर। दिल्ली से आगरा जाने के 3 रास्ते और आगरा से जयपुर जाने के 5 रास्ते, और दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15। ठीक, तो 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं और वो दोनों एक साथ घट रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, भाषा का रूप बाद में देंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, फिर समझेंगे इसको अच्छे से। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर मिलने वाले परिणामों की संख्या कितनी होगी। हम कहें 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो पहले सिक्के पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, टोटल मिला के 2 घटनाएं घट सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरे सिक्के को भी जब उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहां भी टोटल मिला के 2 घटनाएं घट सकती है। अच्छा, दोनों ही घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र है। पहले सिक्कों को उछालेंगे, इस पर हेड या टेल आएगा, वो इसको प्रभावित नहीं करेगा। दूसरे सिक्के को उछालेंगे, इस पर हेड या टेल आएगा, वो इसको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों सिक्कों को एक साथ उछालने पर टोटल परिणाम कितने बनेंगे। अब ये दोनों को एक साथ परिणाम हमें बताना है, तो देखिए वो कितने बनेंगे। जब हमने पहले सिक्के को उछाला तो माना पहले सिक्के पर हेड आया, और जब दूसरे सिक्कों को भी छाला, साथ साथ उछाल रहे हैं कि पहले पर भी हेड आया और दूसरे पर भी हेड आया। हो सकता है कि पहले पर तो हेड आए लेकिन दूसरे पर टेल आ गया, हो सकता है कि पहले पर तो टेल आए, पहले पर तो टेल आ गया लेकिन दूसरे पर हेड आ गया, हो सकता है कि पहले पर तो टेल आ गया लेकिन दूसरे पर भी क्या आ गया, टेल आ गया। इसके अलावा और कोई परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल और केवल 4 ही परिणाम हैं जो यहाँ पर 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई परिणाम नहीं होगा। तो जब यहाँ पर देखिए, अब ये 2 परिणाम स्वतंत्र है, ये भी 2 परिणाम स्वतंत्र है, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, तो टोटल मिला के जो परिणाम हमें दे रहे हैं वो हमें दे रहे हैं 2 दूना 4 परिणाम हमें मिलेंगे। अब बात कुछ कुछ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको हम एक फॉर्मूले का रूप कैसे देंगे, इसे अब आप समझिए, भाषा का रूप कैसे देंगे। यदि कोई घटना, यदि कोई घटना एम अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है और एक अन्य घटना, और एक अन्य घटना एन अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है। तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने के
कुल तरीके वो हमें मिलेंगे m मल्टीप्लाइड बाई n। ये हमारा भाषा का रूप हुआ जो भी मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज मैंने आपको परमुटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए, कुछ कॉन्सेप्ट आगे भी बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ। कल हम कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, उसका फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे आया वो फॉर्मूला। उसके बाद फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। फिर क्वेश्चंस के साथ साथ भी मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा मेरी क्लास। काफ़ी वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे अलग अलग क्वेश्चन में। और क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, उतना ही ये आप लोगों के लिए आसान होता जाएगा। मैं अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन लूँगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। फिर देखिएगा कि कैसे आप लोगों की इसमें पकड़ नहीं बनती है, कैसे आप लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लेकिन शर्त यही है कि सारी क्लास आप लोगों को देखनी होगी, अच्छे से देखनी होगी और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन समझा दिए और आपको समझ में आ भी गए और आपने सोचा कि आप लोगों को अब आ गया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एग्ज़ाम हॉल में इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अपने से करने का प्रयास करेंगे नए नए क्वेश्चन, तभी आप इसमें अपना कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, हैव